वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-12 इनकम टैक्सेस के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस और सॉल्व कर रहे हैं जिसका टाइटल है मार्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि मार्स लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स ऑन July 1, 2014 इट ऑब्टेन्ड अ मोटर व्हीकल ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। डिटेल्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। इंस्टॉलमेंट 480,000 की हैं जो कि एनुअली एडवांस में पे होनी है। लीज टर्म और यूजफुल लाइफ जो है वो 4 ईयर्स और 5 ईयर्स की है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 13.701% है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एज ₹1.6 मिलियन। इसका मतलब है कि हमें इस सिलसिले में कैलकुलेशन लीज वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ML follows a policy of depreciating the motor vehicles over their useful life on the straight line method. However, the tax department allows only the lease payment as a deduction from taxable profit. ये टिपिकल सिनेरियो है कि जो लेसी है वो राइट ऑफ यूज़ एसेट पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करता है, जबकि टैक्स डिपार्टमेंट यूजुअली जो है सिर्फ लीज रेंटल की जो पेमेंट्स होती हैं उनको डिडक्शन के तौर पर अलाउ करते हैं। इसके अलावा एक और डाटा ये दिया हुआ है कि ऑन 30 जून 2015, ये July 1 2014 को था और अब 30 जून 2015 को ML रिवैल्यूड इट्स लैंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन टू इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹2.4 मिलियन, यानी इस पर गेन आया होगा। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट इंक्लूड रिवैल्यूएशन गेन्स इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो ये भी एक टिपिकल सिनेरियो है कि हम IS-16 अप्लाई करते हैं और उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल की पॉलिसी है, तो कुछ एंटिटीज उसको चूज करती हैं और उस बेसिस पर एक गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हैं, जबकि टैक्स अथॉरिटीज इस गेन को नहीं मानती। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी नज़र में प्रॉपर्टी उसी वैल्यू पर रहती है जिस पर कॉस्ट के मुताबिक होती। Tax rate applicable to ML is 30%. ML's accounting profit before tax for the year ended June 30, 2015 is 4.9 million. ये स्टार्टिंग फिगर होती है हमारे करंट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है और इसी की बेस पर जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालकर करंट टैक्स कैलकुलेट होगा। Since it is first year of ML's operation, there was no deferred tax liability balance as at June 30, 2014. There are no temporary difference other than those evident from the information provided above. यानी सिर्फ हमारे पास दो इश्यूज हैं, एक लीज एग्रीमेंट का और दूसरा लैंड की रिवैल्यूएशन का। Prepare journal entries in the books of Mars Limited for the year ended June 30, 2015 to record current tax and deferred tax। तो क्वेश्चन ये चाह रहा है कि हम करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करें और उसके लिए जर्नल एंट्रीज। रिवैल्यूएशन एंड लीज एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो रिवैल्यूएशन और लीज की एंट्री पर फोकस नहीं है, IS-12 पर फोकस है। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं और क्योंकि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों ईयर एंड पर रिकॉर्ड होते हैं तो दो एंट्रीज हमारी पास होंगी। दोनों 30 जून 2015 को होंगी। अब एंट्री पास क्या होनी चाहिए उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। पहली वर्किंग हम करंट टैक्स की कर लेते हैं और फिर उसकी एंट्री करेंगे। तो करंट टैक्स की जो वर्किंग है उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। अब इसमें हमें जो पहली फिगर क्वेश्चन से चाहिए वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है 4.9 मिलियन। अच्छा, इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ दी हुई है 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। अब इनिशियली तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 1.6 मिलियन आई है, तो इससे पता चलता है कि राइट ऑफ यूज एसेट भी इतने पे ही रिकॉर्ड होगा।
और इनिशियली लीज लाइबिलिटी भी इतने पे रिकॉर्ड होगी, लेकिन अब डेप्रिशिएट किस टाइम पर करें? तो IFRS 16 लीजेस के मुताबिक अनलेस के ऑनरशिप ट्रांसफ़र होनी हो तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ पर। शॉर्टर पर क्योंकि ऑनरशिप के ट्रांसफ़र होने का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर 5 ईयर्स अप्लाई नहीं होगा, 4 ईयर्स अप्लाई होगा। तो 4 ईयर्स की बेस पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, जिसे हम ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट। अब ये देखें कि ये 1.6 मिलियन है, इसमें से पहली पेमेंट 480,000 की लेस हो जाएगी क्योंकि पेमेंट्स इन एडवांस हैं, और उसके ऊपर हम ये इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, इससे इंटरेस्ट निकल आएगा। और ये भी ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ इसको नहीं मानती। टैक्स अथॉरिटीज़ मानती हैं सिर्फ लीज पेमेंट को एज अ डिडक्शन। तो लीज पेमेंट ऑफ 480,000 को हम एज अ डिडक्शन इंक्लूड कर देंगे। जहाँ तक बात है लैंड वाले मामले की, तो लैंड पर जो गेन आएगा, क्योंकि गेन जब आता है और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रही हो, तो उसको तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रॉफिट में शामिल नहीं होता। और क्योंकि वो प्रॉफिट में शामिल नहीं होता, तो इसलिए उसको प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट भी हम नहीं कर रहे, उसका करंट टैक्स की कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट नहीं होगा इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन था, इसके बाद हम लीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो लीज में रिकॉर्ड किया हमने 1.6 मिलियन का एसेट है, और लीज टर्म कोई हम यहाँ पर लाइफ लेंगे क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। 400,000 ये ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक होगा, जो कि 1.6 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू में से 480,000 एडवांस में पे हो गया। जो नेट अमाउंट आई उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। और टैक्स अथॉरिटीज क्योंकि पेमेंट बेसिस पर लीज रेंटल को अलाउ कर रही हैं, तो 480,000 का जो रेंटल पे किया है उसको हम लेस कर देंगे, ये डिडक्शन के तौर पर अलाउ होना है। और यहाँ से हमारे पास फिगर आ जाती है कि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा। वंस अगेन हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन को यहाँ पर इसलिए लेस बैक नहीं किया क्योंकि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं होता, वो सेपरेट सेक्शन में होता है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। टैक्स रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं। इट इज 30%। और टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करें टैक्सेबल प्रॉफिट को, तो हमारे पास करंट टैक्स का एक्सपेंस आ जाएगा। अब जब हमें करंट टैक्स का एक्सपेंस पता चल चुका है, तो इसकी एंट्री करने में कोई भी इशू नहीं है, इट्स सिंपल। करंट टैक्स एक्सपेंस सिंपल एक्रूवल रिकॉर्ड करना है, तो हम करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एक्रूवल की एंट्री है। तो दूसरी एंट्री हमें डेफर टैक्स की करनी है। करंट टैक्स की वर्किंग भी कंप्लीट हो गई, एंट्री भी हो गई, तो डेफर टैक्स की तरफ जाएंगे। तो अब उसकी वर्किंग के लिए हमें फॉर्मेट बनाना होगा। इसमें कंपुटेशन ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी के लिए हम 3 कॉलम बनाकर भी काम कर सकते हैं क्योंकि रेट सेम है, और हम 5 कॉलम्स बनाकर भी काम कर सकते हैं क्योंकि फिर हम 5 कॉलम्स बनाएंगे तो हमें रेट अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 5 कॉलम्स बना लेते हैं। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लिस्ट करेंगे, तो उन दोनों के डिफरेंस को टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स एसेट आ जाएगा। अब लीज से रिलेटेड जो हमारे पास आइटम बनता है एक, वो राइट ऑफ यूज एसेट का बनता है। अच्छा, अब राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो इनिशियली कितने का रिकॉर्ड हुआ होगा वो देखते हैं। देखिए, राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ होगा 1.6 मिलियन का, लेकिन ये बात है जुलाई 2014 की। ईयर एंड पर इसकी जो कैरिंग अमाउंट होगी वो डेप्रिसिएशन के बाद होगी। 4 ईयर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जैसे हमने करंट टैक्स में की है, तो वो हुई है 400,000 की। तो वी कैन क्लियरली से एक वर्किंग अगर इसमें हम करते हैं
कि 1.6 मिलियन का राइट ऑफ यूज़ एसेट था, 400,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, तो हमारा जो राइट ऑफ यूज़ एसेट है वो 1.2 मिलियन की कैरिंग अमाउंट पर आ जाएगा। अब इसकी टैक्स बेस ज़ीरो होती है एज़ यूजल, हमेशा जैसे हम लीज में देखते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो डेप्रिसिएशन जो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट है वो एज डेप्रिसिएशन तो आपको अलाउ होनी नहीं, तो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट इज़ ज़ीरो। लीज पेमेंट्स के तौर पे रिकॉर्ड होगा, डिडक्शन अलाउ होगी, डेप्रिसिएशन की नहीं होगी। अब टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो 1.2 मिलियन का आ जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा 30%, इसका रेट है। और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जो कि प्रॉफिट और लॉस में जिसका इम्पैक्ट जाना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग में जो राइट ऑफ यूज एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल रूल है, जहां रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस जाता है वहीं पे उससे रिलेटेड डेफर टैक्स का इफेक्ट जाता है। दूसरा आइटम लीज रिलेटेड लीज लाइबिलिटी है, इसके लिए भी एक स्मॉल छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। अब लीज लाइबिलिटी में देखें, लीज लाइबिलिटी भी ओरिजिनली 1.6 मिलियन की है, और इसमें 1.6 मिलियन के बाद क्या होगा, 480,000 की पेमेंट हो गई है, लेकिन 153,451 का इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करंट टैक्स के अंदर कर चुके हैं। तो इस बेसिस पर और इनिशियल लाइबिलिटी 1.6 मिलियन, 480,000 की पेमेंट से लाइबिलिटी कम हुई, और 153,451 के इंटरेस्ट के ड्यू होने से लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हमारी लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट जो है वो आ गई 1273451। टैक्स बेस वंस अगेन ज़ीरो होगी। अब ये एक तो हम याद भी रख सकते हैं कि लीज लाइबिलिटी की टैक्स बेस ज़ीरो होती है हमेशा, लेकिन दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप इसे फार्मूला वाइज देखना चाहते हैं तो टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी होती है कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट, और लीज पेमेंट्स तो सारी आपको जो है ना वो डिडक्शन के तौर पर अलाउ हो जाएंगी। तो लीज लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट अगर 100 है तो 100 ही की पेमेंट फ्यूचर में होनी होगी, और वो सारी की सारी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो 100 माइनस 100 ज़ीरो हो जाएगा। टेम्परेरी डिफरेंस जो आएगा अब यहाँ पे वो डिडक्टेबल आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, रेट लिखेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 382,035 का डेफर टैक्स एसेट बनेगा। ये इफेक्ट भी, इसका जो इनकम इफेक्ट है वो प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए। और वंस अगेन रीज़न ये है कि लीज लाइबिलिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो या रेंटल पेमेंट अगर रिकॉर्ड करनी होती तो वो प्रॉफिट और लॉस में ही जाती हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन में, एक लैंड की रिवैल्यूएशन का इशू दिया हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है, 2 मिलियन से रिवैल्यूएशन होकर 2.4 मिलियन पर चली गई है, और इसका मतलब है कि गेन जो है वो 400,000 का है। अब ये गेन रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये गेन ही टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज इसको नहीं मानते। तो अकाउंटिंग में रिवैल्यूएशन होकर वैल्यू 2.4 मिलियन हो गई। टैक्स वालों ने क्योंकि रिवैल्यूएशन को नहीं मानना तो उनकी नज़र में अभी भी 2 मिलियन है, और 400,000 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। 30% रेट से अप्लाई करेंगे, और इस पर 120,000 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगी, वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में उसका इफेक्ट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेन ऑन रिवैल्यूएशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो टैक्स इफेक्ट है वो भी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो नेट हमारे पास जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी वो 97965 आ जाएगी। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये एंटिटी का फर्स्ट ईयर है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो होगा, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही हमारी जो कह लें कि डेफर टैक्स का जो एक्सपेंस है टोटल। लेकिन अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये देखें, ये जो एक्सपेंस है ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और 120,000 जो है ना वो ओसीआई में जाना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉस का अगर आप इफेक्ट देखें तो 360,000 एक्सपेंस बनना चाहिए, 382,035 जो है वो इनकम बननी चाहिए। तो प्रॉफिट और लॉस में इनफैक्ट इनकम बनेगी 22,035 की, क्योंकि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है। डेफर टैक्स के अंदर एक्सपेंस बनेगा 120,000 का, नेट इफेक्ट लाइबिलिटी पर जो आएगा वो 97965 का आएगा, जैसे यहाँ कैलकुलेट हुआ हुआ है।
तो अब हम इस पर एंट्री कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में तो एक्सपेंस बनना चाहिए 120,000, प्रॉफिट और लॉस में डेफर टैक्स इनकम बननी चाहिए नेट करके, ये ध्यान में रखें, इन दोनों को नेट करके। और ये भी टोटल आप कर सकते हैं कि 97965 में से जितना ओसीआई में जाना है बाकी सारा प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं। तो जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा तो उसमें ये टेक्निक अप्लाई की जाती है। 22035 आ जाएगा और डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी 97965 से क्रेडिट हो जाएगी। तो आप देखें कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई 97965 से, जिसमें से ओसीआई में एक्सपेंस अलग जाएगा और प्रॉफिट और लॉस में इनकम जाएगी। तो ये क्वेश्चन फोकस कर रहा था लीज पर और रिवैल्यूएशन पर, जो कि बेसिक लेवल के दो कॉमन इश्यूज हैं जो डेफर टैक्स और करंट टैक्स में हमें डील करने पड़ते हैं अक्सर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।